गांव में हिंदुओं के 2 ही घर हैं, लेकिन यूं समझो कि गांव में उन्हीं की बादशाही है। वो तो जैसे यही देखते रहते हैं कि मुसलमान कोई उल्टी सीधी हरकत करें, पुलिस को झूठ मूठ की रिपोर्ट देकर उन्हें परेशान करें, तो फिर मैं यहाँ से चला जाऊँ? सगीर ने पूछा और जवाब का इंतजार किए बगैर कहने लगा, मैं चला ही जाऊँ तो अच्छा है। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से यहाँ किसी मुसलमान को जरा सी भी तकलीफ पहुँचे। मैंने तुम्हारे चले जाने की बात तो नहीं की। रहमो ने कहा, तुम्हें पनाह में रखने के लिए मेरे पास और जगह भी नहीं। खुदा की कसम अकबर, मैं तुम्हें अपने खुदा की इमानत समझता हूँ। तुम उस पाकिस्तान के रहने वाले हो जिस पाकिस्तान के नाम पर मेरा पूरा खानदान कत्ल कर दिया गया था। अगर इस पाकिस्तान के लिए मुझे अपनी जान देनी पड़े तो मैं जान दे दूंगा। रहमो जज्बाती से अंदाज में बोलता जा रहा था और सगीर अपने ख्यालों में खो गया था। उसे अपने आप से शर्मसारी सी महसूस होने लगी थी। एक ये चरसी और अफीमी तांगे वाला जो अपनी जुबान से कहता था कि मैं शरीफ आदमी नहीं, लेकिन पाकिस्तान के नाम पर वो अपनी जान भी कुर्बान करने को तैयार था। एक वो खुद था कि जिस पाकिस्तान ने उसे पाला पोसा, तालीम दी, इज्जत और आबरू दी, वो उस पाकिस्तान की जड़ें खोखली करने के लिए दुश्मन का जासूस बन गया। उसे अफसोस होने लगा कि उसने महज रुपए पैसे की खातिर पाकिस्तान में तखरीब कारी की 3-4 वारदातें की थी और इंडिया को कुछ राज भी दिए थे। सगीर का दिल ऐसा भर आया कि उसकी आंखों में आंसू आ गए, जो उसने मुंह फेर कर हाथ से पोंछ डाले। अचानक उसे ख्याल आ गया कि वो अब सिराते मुस्तकीम पर आ गया है और वो गुनाहों का कफारा अदा करेगा। उसे डॉक्टर अब्दुल रशीद याद आया, जिसने पाकिस्तान की खातिर अपने पूरे खानदान की इज्जत आबरू को खतरे में डालकर उसे फरार में मदद दी थी। मैं गुनाहों का कफारा अदा करूंगा। सगीर को अपने ज़मीर की आवाज सुनाई दी जो रामू तांगे वाले के कानों तक नहीं पहुंच सकी थी। मैं पाकिस्तान के नाम पर अपना आप कुर्बान कर दूंगा, लेकिन इससे पहले पाकिस्तान के जितने भी दुश्मनों को कत्ल कर सका करूंगा और पाकिस्तान पहुंचकर उन तमाम हिंदुस्तानी जासूसों को पकड़वाऊंगा जो पाकिस्तान के अंदर बैठे पाकिस्तान की जड़ें काट रहे हैं। ये उसकी अपनी रूह या अपने ज़मीर की आवाज़ें थी जिन्होंने उसे न सिर्फ ये कि जिंदा व बेदार कर दिया, बल्कि उसे एक ऐसी रूहानी कुव्वत दी जिससे वो पहले नाआशना था। उसकी मजबूरी या कमजोरी ये थी कि वो ऊंचे दर्जे का या अफसरी सतह का जासूस नहीं था। वो एक बहुत बड़ी और पेचीदा मशीनरी का मामूली सा पुर्जा था। ऐसा कोई पुर्जा बिगड़ जाता है तो उसे मशीन से निकाल कर फेंक दिया जाता है और इसकी जगह नया पुर्जा फिट कर दिया जाता है। उसे मालूम नहीं था कि इंटेलिजेंस के अंदरूनी हलकों में और बालाई सतह पर क्या होता है। फिर भी जिस हद तक उसकी अकल पहुंचती थी, उसने तहैया कर लिया था कि पूरी जवाबी कार्रवाई करेगा। बहुत दिनों तक वो इस मुल्क से निकल नहीं सकता था। उसकी एक मजबूरी तो उसकी टांग का जख्म था, जख्म भी ऐसा जो एक तरफ से दूसरी तरफ तक चला गया था। दूसरी वजह यह थी कि वो जानता था कि इंडियन इंटेलिजेंस ने सरहद पर सबको चौकन्ना कर दिया होगा और बहुत दिनों तक वो सरहद पार नहीं कर सकेगा। रास्ता साफ होने तक उसे इंडिया में ही छुपे रहना था। अगर उसकी टांग जख्मी न होती तो वो आबादियों से दूर दूर जंगलों बयाबानों में पैदल ही चलता चला जाता और एक ना एक दिन सरहद तक पहुंच जाता। बहरहाल उसने कुव्वते इरादी को ऐसा बेदार किया कि उसके जख्म का दर्द कम हो गया और वो हर खतरे का सामना करने के लिए तैयार हो गया। रहमू भाई, सगीर ने कहा, तुम मेरे बड़े भाई हो, छोटे छोटे तुम्हारे बच्चे हैं और तुम्हारी आमदनी भी मैं जानता हूँ कितनी होगी। मुझसे कुछ पैसे ले लो। सगीर ने जेब में से बटवा निकाला। मेजबान मेहमानों के मुंह पर थूका तो नहीं करते। रहमू ने उसके बटवे वाले हाथ पर हाथ रखते हुए कहा, तुमने मुझे बड़ा भाई कहा है, क्या बड़ा भाई छोटे भाई से पैसे लेगा? मैं गुनहगार हूँ अकबर भाई, मुझे ये एक नेकी तो कर लेने दो। ये अल्लाह की मर्जी है, मुझे बख्शे चाहे ना बख्शे। मुझे अपनी रूह को कुछ तो तस्कीन लेने दो। इन पैसों की मुझे नहीं, तुम्हें जरूरत पड़ेगी। मैं तुम्हें एक जगह ले जा रहा हूँ, वहाँ तक कोई नहीं पहुँच सकेगा सिवाय मेरे। मैं वहाँ तुम्हारी खबर लेता रहूंगा, लेकिन ये सोच लो कि तुम उस जगह ठहर सकोगे या नहीं। कैसी है वो जगह जहाँ मैं ठहर नहीं सकूंगा? सगीर ने पूछा, क्या तुम मुझे कोई शहजादा या नवाबजादा समझते हो? मुझे किसी जुगी में रखोगे ना? नहीं अकबर, रहमू ने कहा, मैं तुम्हें तवाइफों के ठिकाने पर रखूंगा। मेरी अपनी जगह है, तुम शायद वहाँ न रहना चाहो, लेकिन इससे बेहतर मुझे और कोई जगह नजर नहीं आती। ये ना समझना कि वो कंजर हैं और तुम्हें धोखा देंगे, ऐसा नहीं होगा। कंजरों के साथ तुम्हारा ताल्लुक है, ये भी मेरी रोजी का एक जरिया है। रहमू ने कहा, तुम समझते होगे कि मेरी आमदनी थोड़ी है, तुम ठीक समझते हो। ये मरियल सी गोड़ी मेरे बच्चों को सिर्फ रोटी खिला सकती है, इसके बाद मेरी आमदनी हराम की है जो बहुत है। इस गांव में मेरे मकरूज होंगे, मैंने किसी का एक पैसा नहीं देना, दिल खुला रखा हुआ है। किसी हाजतमंद मुसलमान को देखता हूँ तो अपनी हिम्मत और तौफीक के मुताबिक उसकी माली मदद जरूर करता हूँ।
मैं जिन कंजरों की बात कर रहा हूँ ये कोई आम किस्म के असमत फरोश नहीं। इनके पास आला दर्जे की 2 लड़कियां हैं, दोनों बहनें हैं। उनके गाहक नवाबजादे और जागीरदार हैं और वो भी कोई ज्यादा नहीं। अगर तुम उन लड़कियों को बाहर कहीं देखो तो यकीन ना करो कि ये पेशा करती हैं। इस तरह 2 और आदमी हैं जिनका पेशा यही है। मैं उनके लिए अमीर कबीर गाहक फांस कर उनके हवाले करता हूँ और उसकी मुझे कमीशन मिल जाती है। कभी कभार कोई नामी ग्रामी डाकुआ निकलता है तो उसे रात दो रात अपने पास रख लेता हूँ, वो भी जाते जाते कुछ दे जाता है। 2 मरतबा एक डाकू के साथ डकैती की वारदातें भी की हैं। लेकिन अकबर भाई, दिल में कभी मैल नहीं रखी। मैं तुम्हारे दिल की खुशी के लिए नहीं बल्कि अपनी रूह की खुशी के लिए कह रहा हूँ कि पाकिस्तान का नाम दिल में आता है तो ऐसे लगता है जैसे खाना काबा याद आ गया हो। एहतराम और प्यार की एक लहर उठती है, फिर अपने ही दिल से एक आवाज आती है, रहमू, पाकिस्तान पाक लोगों का मुल्क है, तुझ जैसे गुनाहगारों का वहाँ क्या काम। सगीर रामू के मुंह की तरफ देख रहा था। रामू ने जब पाकिस्तान को काबा किबला से वाबस्ता कर दिया और जब ये कहा कि पाकिस्तान पाक लोगों का मुल्क है तो सगीर के दिल से हूक सी उठी। कुछ देर के लिए तो उसे ऐसे लगा जैसे उसे हार्ट अटैक हो गया हो। उसे ख्याल आया कि इस पाक मुल्क को इस मुल्क के अपने ही हुक्मरानों ने और लोगों ने किस कदर नापाक कर दिया है। वो मुल्क जिसे रामू पाक लोगों का मुल्क कह रहा था मुझ जैसे नापाक लोगों का मुल्क बनता जा रहा है। सगीर ने अपने आप को माफ ना किया। उसने सोचा कि वो खुद भी किस कदर नापाक है। उसे रामू की सादगी पर दुख सा हुआ। उसे ख्याल आया कि वो रामू से कहे कि असमत फरोशी, डकैती, राजनी और बदमाशी ही करनी है तो मेरे साथ पाकिस्तान चले चलो। वहाँ की मिट्टी इन जराइम के लिए बड़ी जरखेज है। लेकिन वो अपने दुश्मन मुल्क में बैठकर अपने मुल्क की तौहीन करने से गुरेज कर रहा था। उसके सीने में वो ईमान बेदार हो गया था जिसे उसने बीज डाला था। इंसान बिक जाया करते हैं, ईमान नहीं बिका करता। ईमान में इतनी ताकत है कि वो उठता है और ईमान फरोशों के मुंह नोच कर अपनी ताकत मनवा लेता है। हाँ रामू, सगीर ने कहा, जहाँ ले जाओगे वहाँ रहूंगा, लेकिन भरोसा मैं सिर्फ तुम पर करूंगा, भरोसा अल्लाह का। रामू ने कहा, मैं तुम्हारे लिए अल्लाह का सबब बना हूँ और अपनी जिम्मेदारी आखिरी दम तक निभाऊंगा। अगला सारा दिन सगीर इसी घर में रहा। सूरज गुरूब हो गया, फिर अंधेरा गहरा हो गया तो रामू आ गया। उसके घोड़े और तांगे की आवाज ना आई। रामू पहले अपनी बीवी के पास गया और अपने बड़े बेटे को भी वहाँ बुला लिया। दोनों बड़ी गौर से सुन लो। रामू ने कहा, मैं मेहमान को ले जा रहा हूँ, तांगा गांव से दूर खड़ा कर आया हूँ। कभी कोई पूछ बैठे कि यहाँ कोई मेहमान आया था तो कहना कि रामू का एक दोस्त था जो एक रात रह कर चला गया है। कोई उसका नाम पूछे तो कहना कि नाम शायद हमीद था। मैं अकबर को ले जा रहा हूँ, रात कुछ देर से आऊंगा, तुम जरा खाना खिला दो। रामू सगीर के पास जा बैठा और उसे बताया कि वो उसे नए ठिकाने पर ले जा रहा है और उसे ये भी बताया कि वो जहाँ उसे ले जा रहा है वो कैसे लोग हैं और सगीर को वहाँ किस तरह रहना पड़ेगा। एक बात बताओ रामू, सगीर ने पूछा, तुम्हारा तो पाकिस्तान के साथ कुछ ताल्लुक बनता है इसलिए तुम मेरी मदद कर रहे हो। मैं हैरान हूँ कि जिन लोगों के पास मुझे ले जा रहे हो उनका तो कोई दीन और मजहब होता ही नहीं, वो तुम्हारी तरह मुझे अल्लाह की इमानत क्यों समझेंगे। ओह अकबर भाई, रामू ने सगीर के रान पर हाथ मारकर और मुस्कुराते हुए कहा, मेरे साथ हेरा फेरी करके वो जाएंगे कहाँ? खुदा की कसम उनकी लड़कियों को पकड़वा दूं, उनकी दुखती रगें मेरे हाथ में हैं। ये कोई और ही दुनिया है जिसे मैं समझता हूँ तुम नहीं समझ सकते। तुम बेफिक्र होकर चले चलो। खाने के बाद रामू सगीर को अपने साथ बाहर ले गया। दिन भर के थके हारे लोग गहरी नींद सो गए थे। सिर्फ 2 कुत्ते थे जो बेदार थे। वो रामू को पहचानते थे इसलिए भौंके नहीं। रामू और सगीर बड़े इत्मीनान से उनके करीब से गुजर गए। सगीर आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था। वो गांव से कुछ दूर निकल गए। आगे तांगा खड़ा था। वो तांगे में बैठे और तांगा शहर की जानिब चल पड़ा। खुशकिस्मती से मौसम सर्दियों का था जिससे सगीर ने अपने ऊपर एक खेस सा ले रखा था। ये रामू का इंतजाम था। गांव से शहर तक तो कोई खतरा नहीं था। खतरा शहर के अंदर था जहाँ की सड़कें और गलियां रोशन थी और लोग अभी घूम फिर रहे थे। तांगा शहर में दाखिल हुआ तो सगीर ने खेस सर पर लेकर बुकल मारी और फिर तांगा उस बाजार में दाखिल हुआ जिसकी रातें दिन से ज्यादा रोशन होती हैं। रामू ने उस इलाके के करीब तांगों के अड्डे पर तांगा खड़ा किया और सगीर को साथ लेकर पैदल चल पड़ा। वो एक गली में दाखिल हो गए जिसके दोनों तरफ 2 दरवाजों में अपने सामने 100 और 200 के बल्ब या ट्यूबें रोशन किए तो वाइफें कुर्सियों पर बैठी थी। गली में तमाशबीनों का एक हजूम रवां दवां था। उस गली से गुजरकर आगे कुशादा गली आ गई जो कुछ तारीख थी। उस गली में अच्छी किस्म के मकान थे जिनमें ज्यादातर 2 मंजिला थे। रामू एक मकान के दरवाजे में दाखिल हो गया। उसने सगीर से कहा कि वो उसके पीछे पीछे आए। किसी मकान से गाने बजाने की आवाजें आ रही थी। घुंघरू भी बज रहे थे। मकान के अंदर एक सहन था और उसके इर्द गिर्द बरामदा और कमरे थे। मकान इतना अच्छा और साफ सुथरा था
कि ये किसी दौलतमंद का मकान मालूम होता था। रामू ने किसी को आवाज दी। एक कमरे से एक उधेड़ उम्र आदमी निकला। आ भाई रामू। उस आदमी ने रामू की तरफ आते हुए और हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, तुम आ गए, आ जाओ। अच्छा ये है वो साहिब। उस आदमी ने रामू और सगीर के साथ हाथ मिलाया और उन्हें एक कमरे में ले गया। तुम्हें सब कुछ बता दिया है? रामू ने उस आदमी से कहा। ये बेचारा डर रहा था, मैंने इसे तसल्ली दे दी। डरने की क्या बात है यार। उस आदमी ने सगीर से कहा, जितना अरसा चाहो यहाँ रहो, हमने तो रामू भाई का हुक्म मानना है। और सुनाओ। रामू ने उस आदमी से पूछा, कैसा चल रहा है? तुम तो जानते ही हो। इस आदमी ने जवाब दिया, छोटी को चलाना मुश्किल हो रहा है। अबे छोटी है ना। रामू ने कहा, चल पड़ेगी। ये क्या मामला है? सगीर ने पूछा। ना भाई। रामू ने कहा, तुम इस दुनिया के मामले नहीं समझ सकते, बताओ तो सही। सगीर ने कहा, शायद समझ लूं। सगीर इस मामले को समझ चुका था। ये अलग बात है कि वो पाकिस्तान के मामले में बेदार हो गया था और उसने अपने आप को ये यकीन दिला लिया था कि हिंदू पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन है, और इसने अपने मुतालिक तस्लीम कर लिया था कि वो इस दुश्मन से मुंह मांगे पैसे लेकर मादरे वतन की आबरू को पामाल करता रहा है। उसने ये भी तस्लीम कर लिया था कि वो ईमान फरोश बन चुका था। इस एतराफ और पाकिस्तानी होने के एहसास ने उसे सच्चा पाकिस्तानी बना दिया, और उसके अंदर ये एहसास बेदार हो गया कि वो मुसलमान है, और मुसलमान का शेवा कुछ और होता है। लेकिन वो यकलख्त शरीफ आदमी या मर्द मोमिन नहीं बन गया था। वो गुनाहों के रास्ते पर चला था। तो वो कौन सा गुनाह था जो उसने नहीं किया था? हराम की कमाई उसे गुनाहों की खुशनुमा वादी में बहुत दूर तक ले गई थी। हराम की कमाई से कोई मदरसे और मस्जिदें नहीं बनाया करता। सगीर पक्का शराबी बन गया था। वो आला दर्जे की तवाइफों के यहाँ जाता था और बाजारे हुस्न को अच्छी तरह समझता था। असमत फरोशों की दुनिया के गोशे गोशे से वाकिफ था और उनके कारोबारी राज भी जानता था। रामू से कुछ और समझा था, लेकिन सगीर कुछ और था। रामू ने उसे जिन लोगों में ला बिठाया था, उन लोगों से सगीर खूब वाकिफ था। वो समझ गया कि उन असमत फरोशों के पास कोई ऐसी लड़की है जो उनके रास्ते पर नहीं आ रही। असमत फरोश दुनिया के किसी भी मुल्क में हो, उनके मसाइल, मामले और अंदर के भेद एक जैसे होते हैं। सगीर अंबाला के बाजारे हुस्न में जा बैठा तो उसे यूं लगा जैसे वो लाहौर की हीरा मंडी या कराची की जापानी रोड के इलाके में बैठा हो। तुम यहाँ की बात मत पूछो अकबर भाई। उस आदमी ने सगीर से कहा, हमारे मामले आम लोगों की समझ में नहीं आया करते, मैं कुछ सोच कर पूछ रहा हूँ। सगीर ने कहा, मैंने कुछ दिन यहाँ ठहरना है, हो सकता है ये दिन ज्यादा लंबे हो जाएं। मैं सोचता हूँ कि तुम्हें और तो कुछ नहीं दे सकता, तुम्हारे किसी काम आऊँ। तुम जिद करते हो तो मैं बता देता हूँ। उस आदमी ने कहा, लेकिन ये तुम्हारे बस की बात नहीं। सीधी बात है भाई। सगीर ने कहा, तुम्हारे पास कोई लड़की है, चल नहीं रही, मुझे बताओ। उस लड़की को मेरे पास बिठा दो, शायद मैं उसे चला लूं। रामू और वो आदमी हंस पड़े। मैंने यहाँ से भाग तो नहीं जाना? सगीर ने कहा, ऐसा तो कोई खतरा नहीं कि मैं तुम्हारी लड़की को भगा ले जाऊंगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे किसी काम आऊँ। मैं बातें कर सकता हूँ, कोशिश है करके देखते हैं। कुछ देर तक ये तीनों इस मसले पर बातें करते रहे। रामू और उस आदमी ने महसूस किया कि सगीर कोई सीधा साधा आदमी नहीं और उसके पास जुबान का जादू है। सगीर ने उन दोनों पर अपना असर जमा लिया और अच्छी खासी बेतकल्फी पैदा कर ली। इतने में बाहर कोई आदमी आ गया जो उस जगह का मुस्तकिल गाहक ही हो सकता था। रामू का दोस्त उठकर चला गया। अकबर भाई, रामू ने कहा, तुमने ये बड़ा अच्छा किया है कि इन लोगों के इस मसले में दिलचस्पी जाहिर की है। मैं जानता हूँ तुम इनके काम नहीं आ सकते, लेकिन ये आदमी खुश हो गया है कि तुम कोई गए गुजरे आदमी नहीं, बल्कि तुम्हारे दिल में दूसरों का दर्द भी है। रामू यार, सगीर ने कहा, तुम मुझे बता दो कि ये क्या मामला है। मैं कुछ कर सकूं या ना कर सकूं, कम से कम उनके दुख सुख में शरीक हो जाऊंगा और ये खुश रहेंगे। बात ये है अकबर भाई, रामू ने कहा, यहाँ 2 लड़कियां हैं, ये दोनों बहनें हैं और दोनों मुसलमान हैं और दोनों पाकिस्तान के पंजाब की हैं। पाकिस्तान के पंजाब की? सगीर ने चौंक कर पूछा, क्या उन्हें उधर से अगवा करके लाए थे? उधर से नहीं, रामू ने जवाब दिया। उन दोनों को 1971 में बंगाली बदमाशों ने ढाका से अगवा किया था। तुम जानते हो 71 में बंगालियों का जो खून मशरकी पाकिस्तान में बहाया गया था, वो तो तुम कभी नहीं भूलोगे। तुम्हारा पाकिस्तान आधा रह गया है। मैं ये भी जानता हूँ कि ये कत्लो गारत और अगवा और सारी तबाही बंगाल के हिंदुओं ने मचाई थी और ये हिंदू इधर से गए थे। वहाँ से ज्यादातर बिहारियों की लड़कियां अगवा हुई थी और उन्हें कलकत्ता में लाया गया था। उनमें कुछ तादाद पाकिस्तान के दूसरे सूबों की लड़कियों की भी थी। तुमने अखबारों में पढ़ा होगा कि मशरकी बंगाल से अगवा की हुई लड़कियों को कलकत्ता लाकर बेचा गया था। इंडिया के बड़े बड़े बर्दा फरोश और असमत फरोश कलकत्ता पहुंच गए। इस जगह जहां हम दोनों बैठे हुए हैं, पहले 4 और औरतें होती थी जो बहुत खूबसूरत और जवान थी। फिर ये दोनों बहनें कलकत्ता से खरीद कर यहाँ लाई गयी। बड़ी बहन, जिसकी अब उम्र 27-28 साल है, यहाँ आते ही चल पड़ी थी। ऐसे मालूम होता था जैसे वो पहले ही इस लाइन पर चली हुई थी।
میں جانتا ہوں کہ بڑے امیر گھر کی بیٹیاں ہیں اور یہ دونوں بہنیں بڑی آزاد خیال تھیں۔ چھوٹی بہن کی عمر اس وقت 15-16 سال تھی۔ اس نے اس جگہ کو قبول نہیں کیا اور نہ ہی اس عمر میں اسے اس لائن پر چلایا گیا۔ یہ اعلیٰ درجے کی عصمت فروش ہے اور ان کے گاہک بڑے مالدار ہوتے ہیں۔ اب یہ چھوٹی لڑکی 18-19 سال کی ہو گئی ہے۔ اس کے لیے پہلا گاہک تیار ہے، لیکن یہ لڑکی نہیں مانتی۔ کہتی ہے خودکشی کر لوں گی، یہ کام نہیں کروں گی۔ بڑی بہن نے بھی اسے بہت سمجھایا بجھایا ہے، لیکن یہ نہیں مانتی۔ بڑی بہن کہتی ہے کہ اسے کچھ عرصہ اور اس ماحول میں رہنے دو، خود ہی مان جائے گی۔ آج کل یہ لوگ اسی چکر میں پڑے ہوئے ہیں۔ ویسے یہ لڑکی یہاں سے بھاگنے کی کوشش نہیں کرتی اور ٹھیک ٹھاک رہتی ہے۔ ایک مسلمان جاگیردار اس کی بہت خواہش کرتا ہے۔ وہ اس جگہ کا مستقل گاہک ہے۔ وہ تو یہاں تک کہتا ہے کہ وہ اس لڑکی کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے۔ قیمت بتاؤ۔ وہ تو اس کے لیے اپنی آدھی جائیداد بیچنے کو بھی تیار ہے۔ رحم ان دونوں بہنوں کے متعلق صغیر کو تفصیلات بتا رہا تھا، لیکن صغیر اپنے خیالوں میں نہ جانے کہاں پہنچ گیا تھا۔ وہ بالکل ہی گمسم ہو گیا تھا۔ شاید اسے 1971 کا المیہ یاد آ گیا تھا۔ کمرے میں کوئی داخل ہوا تو صغیر اپنے خیالوں سے یکلخت بیدار ہو گیا۔ اس نے دروازے کی طرف دیکھا۔ دو بڑی خوبصورت لڑکیاں کمرے میں آ گئی تھی۔ یہ ہیں دونوں بہنیں۔ رامو نے صغیر سے کہا، بڑی شمیم ہے اور چھوٹی نائلہ۔ ان صاحب کی تعریف؟ شمیم نے رامو سے پوچھا۔ اپنے دوست ہیں، رامو نے اسے بتایا۔ کچھ دن تمہارے پاس رہیں گے۔ صغیر کی نظریں نائلہ پر جم کر رہ گئی تھی۔ وہ بہت ہی خوبصورت اور دلکش لڑکی تھی۔ صغیر نے دونوں بہنوں کے چہروں کو اچھی طرح دیکھا۔ یوں تو شمیم بھی خوبصورت تھی، لیکن اس کے اور نائلہ کے چہرے میں جو فرق تھا وہ ایسے ہی تھا جیسے ایک ستارے اور مصنوعی سیارے میں ہوتا ہے۔ نائلہ کے چہرے پر معصومیت تھی اور شاید اسی لیے وہ زیادہ خوبصورت لگتی تھی۔ شمیم نے ہلکا سا میک اپ کر رکھا تھا۔ اس کی آنکھیں خاص طور پر دلکش اور دلوں کو مو لینے والی تھی، لیکن ان آنکھوں میں یہ تاثر بڑا نمایاں تھا جیسے شیرنی اپنے شکار کو بانپ رہی ہو۔ صغیر بھی شکل و صورت کے لحاظ سے خوبرو کہا جا سکتا تھا۔ وہ جوان سال آدمی تھا۔ وہ بھی اپنی آنکھوں سے شکار کو بانپ لیتا تھا۔ اس کے سراپا میں ایک خاص قسم کی دلکشی تھی۔ اس نے نائلہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دی۔ نائلہ نے نظریں جھکا دی اور ایک بار پھر نظریں اوپر کر کے صغیر کو دیکھا۔ بیٹھ جاؤ، صغیر نے آہستہ سے کہا۔ نائلہ ہونٹوں پر ہلکا سا تبسم لیے صغیر کے سامنے والے صوفے پر بیٹھ گئی اور اس کی بہن شمیم دوسرے صوفے پر بیٹھی۔ صغیر نائلہ کے چہرے سے کوشش کے باوجود نظریں نہ ہٹا سکا۔ وینا 1-2 دنوں کے لیے اپنے والدین کے ہاں گئی ہوئی تھی۔ اس نے عثمان میں یہ تبدیلی دیکھی تھی کہ پہلے وہ عثمان سے کہتی تھی کہ امی کے پاس جانا چاہتی ہوں تو عثمان اسے ہیلے بہانے سے روکنے کی کوشش کرتا، مگر اب کراچی سے آ کر عثمان کبھی کبھی اسے کہہ دیتا تھا کہ جاؤ امی سے ملاؤ۔ عثمان کو یہ نیا نقطہ سمجھا دیا گیا تھا کہ وینا کو اپنے ہاتھ میں رکھنا ہے اور کوئی ایسی حرکت نہ ہو جس سے وینا کو ذرا سا بھی شبہ ہو۔ عثمان کا وینا سے یہ کہنا کہ جاؤ امی سے مل کر آؤ وینا کو اچھا لگتا تھا۔ کراچی سے آ کر پہلی بار وہ اپنے والدین کے ہاں گئی تھی۔ شام کے بعد اس کے دونوں بھائی اختر اور امجد وینا کے پاس بیٹھے تھے کہ گیٹ کی گھنٹی بجی۔ نوکر نے بتایا کہ میجر سمیع اور کیپٹن آصف آئے ہیں۔ اختر اور امجد نوکر سے یہ کہہ کر کہ انہیں ڈرائنگ روم میں بھیج دو، وینا کو ساتھ لے کر ڈرائنگ روم میں چلے گئے۔ سمیع اور آصف نے سب سے پہلے وینا سے میجر عثمان کے متعلق پوچھا تو وینا نے بڑے خوشگوار لہجے میں جواب دیا کہ وہ کسی کام سے چلے گئے ہیں۔ جب سے میجر عثمان اور وینا کراچی سے آئے تھے، میجر سمیع اور کیپٹن آصف وینا سے پہلی دفعہ مل رہے تھے۔